Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today the topic we will discuss is difference between micro and macroeconomics. Macroeconomics, microeconomics. Macroeconomics comes from a Greek word meaning large. मैक्रोइकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड से अखज़ की गई है जिसका मीनिंग है लार्ज। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी करता है टोटल और एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी का, या इट इज द स्टडी ऑफ टोटल और एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। टोटल और एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी की टोटल स्टडी को। और माइक्रो आल्सो कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग स्मॉल। मैक्रो था लार्ज, माइक्रो स्मॉल। जो है ना स्मॉल पार्ट्स में इकोनॉमिक्स की स्टडी को कहते हैं स्मॉल पार्ट्स, यानी कि छोटे लेवल पे। अब इनके एग्जांपल ले लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका एग्जांपल है, जैसे नेशनल इनकम ले लें। मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप एग्जांपल ले लें अ फिल्म, अ कंज्यूमर, फिल्म में। अब इनका सेकंड डिफरेंस, पहले तो हमने इसका डिफरेंस देखा कि जो ये टोटल है और ये स्मॉल पार्ट्स में है इकोनॉमिक स्टडी। फिर इनके एग्जांपल में हमने देखा इसमें नेशनल इनकम है कि एक पूरे लेवल का नेशनल इनकम में तमाम लोगों की इनकम आ जाती है, और ये स्मॉल लेवल पे है। इसमें हमने देखा कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज मिलती हैं, तो फिर वो मिलकर उन सब की हम कहेंगे कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। और जब हम उनको पार्टली स्टडी कर रहे होंगे सब चीज़ों को, तो हम कहेंगे वो माइक्रो की स्टडी है। डिफरेंस इनका है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स In macroeconomics, we study change in a specific variable due to other variable. मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम एक के चेंज होने की वजह से दूसरे की चेंज को स्टडी करते हैं वेरिएबल्स के। एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरे में क्या चेंज आएगा। और इन माइक्रोइकोनॉमिक्स माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम देख रहे होते हैं चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल इन करंट पीरियड। इसमें हम करंट पीरियड ले रहे होते हैं और हम चेंज देख रहे होते हैं सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में चेंज देख रहे होते हैं करंट पीरियड में, कि अब उसको हम क्योंकि वो स्मॉल स्टडी है, यानी पार्टली छोटे छोटे टाइम में हम जो स्टडी कर रहे होते हैं। और जो मैक्रो है उसमें देख रहे होते हैं कि एक की वजह से दूसरे में क्या चेंज आ रही है, क्योंकि ये लॉन्ग रन फेनोमेना है। और इसका थर्ड यही आ रहा है कि थर्ड इसका है, ये फर्स्ट था सेकंड डिफरेंस, और ये थर्ड है कि इट इज अ लॉन्ग रन फेनोमेना। ये एक लॉन्ग रन फेनोमेना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लॉन्ग रन फेनोमेना, ज्यादा अर्से तक चलने वाला। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक शॉर्ट रन फिनोमेना है,
पे हम टाइम पीरियड शॉर्ट होता है हमारे पास, इसलिए हमने पार्टली उसको स्टडी करनी होती है वेरिएबल्स को। द थ्री बिग प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना इसका फर्स्ट है, और सेकंड है inflation rate. Second one is inflation rate, and the third one is प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की तीन बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब हम इनको नंबर वन डिस्कस करेंगे नंबर वाइज। नंबर वन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द नंबर वन प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कहते क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड who are actively searching for a job or on a temporary layoff। वो लोग जो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं जॉब को और ऑन टेम्परेरी लेऑफ, या फिर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं कि उनका गुजर बसर हो सके, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ दोज हु आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। कि हम अब अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट को फाइंड करने के लिए देखते हैं कि कौन कौन से लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वो लोग जो जॉब को सर्च कर रहे हैं और टेम्परेरी ले ऑफ पे है, उनको डिवाइड करते हैं ऑन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। सेकंड ऑफ इसका है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा द न्यू ग्रेजुएट्स कैन नॉट फाइंड जॉब। जो न्यू ग्रेजुएटर्स आए हैं वो तो जॉब उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही बहुत ज़्यादा है। It will cause the increase in crime rate, suicide, criminal activities। तो ये चीज़ें फिर बढ़ जाएंगी because they cannot survive or cannot meet their needs और expenses। जब वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकेंगे, उनके पास जॉब ही नहीं होगी, तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा। रॉबर्ट बर्टन wrote in 1921। रॉबर्ट बर्टन ने 1921 में ये लिखा था कि एम्प्लॉयमेंट इज सो एसेंशियल टू ह्यूमन हैप्पीनेस दैट इंडोलेंस इज जस्टली कंसीडर्ड द मदर ऑफ माइजरी। कि एम्प्लॉयमेंट बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है इंसान के खुश रहने के लिए, क्योंकि तबाही का मरकज़ ही बनती है अगर उसके पास अपने लिए खर्चा ही ना हो। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे कुछ, तो वो कैसे जो है ना अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा? जब ज़रूरियात ही नहीं पूरी होंगी तो वो खुश नहीं रह सकेगा। And the second one is inflation rate। High inflation means prices on average rising rapidly। High inflation का मतलब है कि prices average से rapidly increase कर रही हैं, and low inflation means prices on average increasing slowly। कि prices average से slowly move कर रही हैं। And inflation of zero। Inflation of zero that is that प्राइसेस रिमेन एट द सेम लेवल मंथ आफ्टर मंथ। कि काफ़ी महीने गुजर जाने के बाद भी प्राइसेस वैसे की वैसे ही हैं अगर इन्फ्लेशन रेट जीरो है तो। हाई इन्फ्लेशन हार्म दोज हु हैव सेव्ड एंड गिव बेनिफिट्स टू दोज हु बोरोड। हाई इन्फ्लेशन उन लोगों को नुकसान देती है जिन्होंने सेव किया होता है, और उनको फायदा देती है जिन्होंने बोरो किया होता है। इन्फ्लेशन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी in which people cannot take decision about buying and selling। इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो चीज़ों को खरीदें या सेल करें या फिर ना करें। नंबर 3 पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इट इज़ द एग्रीगेट आउटपुट पर आवर ऑफ वर्क दैट अ नेशन प्रोड्यूस इन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। कि पर आवर ऑफ वर्क जो एक नेशन जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल सूरत में प्रोड्यूस कर रहा है इज अबाउट $61 पर वर्कर पर आवर इन यूएस इन 2010। 2010 में ये यूएस में $61 पर वर्कर पर आवर था। अगर जो है ना 2010 से 2030 तक ये 3% बढ़ रही है प्रोडक्टिविटी, तो डॉलर जो है वो $61 से $11 तक बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
अगर तो ये 3% प्रोडक्टिविटी के 3% बढ़ने से 3% अगर तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये $61 से जो है ना 1111 और 111 बढ़ जाएगा। और अगर ये नहीं बढ़ेगा तो कंट्री जीरो सम हो जाएगी। अगर 2010 से 2030 तक नहीं बढ़ रही, कोई प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसको हम कहेंगे जीरो सम। और जीरो सम इज द सोसाइटी इन विच वन थिंग इज टेकन फ्रॉम someone or give it to another one, because there are shortage of things and they have no other things.